सो हेलो एवरीवन। ठीक है, आज आपकी योग की सीरीज का फर्स्ट वीडियो आने जा रहा है। ठीक है, एंड आपको मैंने कल ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था कि योग सीरीज में होने क्या वाला है। ठीक है गाइस, तो योग सीरीज का मोटिव क्या है हमारा कि हमको आपको 9th की PYQs कराएंगे। ठीक है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर इस साल जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, उनको हमने बनाया भी है। ठीक, और PYQ से भी लाया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमने अपने से बनाया है एंड कुछ क्वेश्चन हमने PYQ से उठाए हैं। ठीक है, जो कि आपका कंफर्म श्योर आपका इस साल 9th में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर आपने ये चैप्टर से ये क्वेश्चंस कर लिए, मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर 15-20 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, तो वो आना ही आना है। आपका 90% मार्क्स आपको हम इस सीरीज से लाके देंगे, जो जिसका नाम क्या है आपका योग सीरीज। ठीक है, तो आज इसका फर्स्ट वीडियो है, आपके फर्स्ट चैप्टर जो मैंने पहले पढ़ा था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी कोई बात नहीं, ये सीरीज इस सीरीज का पहला वीडियो है। इसको देखने के बाद वो वीडियो देख सकते हैं आप। वन शॉट हमने उसको भी कवर किया है, 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया है। ठीक है, और काफी अच्छे वे में हमने फिनिश किया है। ठीक है, तो इसका आज फर्स्ट वीडियो है, तो देखिए एंड रिस्पॉन्स बताइए आपको कैसा लगा ये सीरीज। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम MCQ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कि जब आपका एग्जाम पेपर मॉडल होता है, ठीक है, तो उसमें क्या फर्स्ट क्या रहता है आपका MCQ रहता है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, चाहे 11th हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, फर्स्ट पेपर में क्या होता है आपका सीक्वेंस, क्या होता है आपका MCQ सीक्वेंस में। ठीक है, तो हम 10 MCQ करते हैं इसके पहले। ठीक है, पहले हम 10 MCQ करेंगे, फिर 5-6 क्वेश्चन करेंगे जो कि इस चैप्टर में से आना ही आना है। ठीक है, आप ये श्योर गारंटेड ले लो कि अगर आप पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर में से ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इससे बाहर चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर बाय चांस 1-2 क्वेश्चन जाते भी हैं तो भी मैंने पढ़ा रखा है उसमें। ठीक है, मतलब जो वीडियो मैंने बनाई है चैप्टर की उसमें पढ़ा रखा है। ठीक है, बट बिल्कुल फिक्र मत करो, इससे ऊपर बाहर या फिर इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हु प्रपोज सेल थ्योरी। मैंने उस वीडियो में बताया था आपको कि हु प्रपोज सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी किसने प्रपोज की, यानी किसने दी थी। ठीक है, तो सेल थ्योरी जो आपकी है वो किसने दी थी, सिल्डेन एंड स्वान ने दी थी। 2 साइंटिस्ट थे, एक मिथलस सिल्डेन और एक स्वान। ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, अब बहुत लोग, मैंने उसमें ये भी बताया था कि सेल डिस्कवर किसने किया। ठीक है, हु डिस्कवर सेल, अभी आ गया हु डिस्कवर सेल। तो डिस्कवर्ड सेल को किया किसने था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, बट सेल थ्योरी अलग होता है, डिस्कवर्ड अलग होता है। ठीक है, और उसमें भी देखो 3 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। डिस्कवर्ड पूछेगा, हु डिस्कवर्ड द सेल, नॉर्मल क्वेश्चन, तो रॉबर्ट हुक ऑप्शन में रहेगा, उसको लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको पूछ ले सपोज कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो किसको लगाएंगे, एंटोवन लिवेनहुक। ठीक है, एंटोवन लिवेनहुक ने किया था, जिसको लिविंग सेल एंटोवन लिवेनहुक ने दिया था। ठीक है, और जो सिर्फ सेल, ठीक है, यानी डेड सेल जो जिसने दिया था उनका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। और जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी उनका क्या नाम है, सिल्डेन एंड स्वान। ठीक है, तो ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, द पावर हाउस ऑफ सेल इज। देखो, द पावर हाउस ऑफ सेल इज, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, यानी कुछ चैप्टर में बताया था, उसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। जो पावर हाउस होता है सेल का उसको क्या बोलते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको भी याद रखिए आप। सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड ऑफ। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि देखो एक डिफरेंस मैंने बताया था कि सेल वॉल प्लांट और एनिमल दोनों की डिफरेंट होती है। ठीक है, इनफैक्ट एनिमल में सेल वॉल होती ही नहीं। ठीक है, तो एनिमल सेल में यही मेजर डिफरेंस होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ठीक है, MCQ में आ सकता है कि सेल वॉल की मतलब बता देंगे, सेल वॉल की सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड ऑफ विच टाइप। ठीक है, तो उसमें सेलुलोज दे देंगे, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट दे देंगे। ठीक है, इन सब को दे देंगे, बट सेल वॉल किसका बना होगा, पेप्टिडोग्लाइकन दे देंगे, बैक्टीरिया सेल वॉल जिसकी होती है। ठीक है, बट आप वो क्या होगा आपका, देखो सेलुलोज का बना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया MCQ का, ये आ सकते हैं। तो आपका फोर्थ MCQ देखो क्या है, फोर्थ है आपका डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। ठीक है, तो देखो जो डबल मेम्ब्रेन मैंने उस चैप्टर में पढ़ाया था कि डबल मेम्ब्रेन होती क्या है। देखो, एक तो ये सेल वॉल हो गई, ठीक है, ऊपर वाली सेल वॉल हो गई, ठीक, और इसके बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाली सेल वॉल, ये वाली सेल मेम्ब्रेन, यानी कि दोनों मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, और डबल मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक, तो उसका नाम क्या, देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले वाले में ऑप्शन क्यों नहीं दिए, क्योंकि उनका एक्यूरेट एक आंसर बन रहा था। ठीक है, बट इसमें भी एक्यूरेट आंसर है, बट आपको अलग अलग चीजें भी दे सकते हैं। ठीक है, बस इसमें देखो 4 ऑप्शन क्या है, गोल्गी फैक्टर, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स
एंड प्लास्टिड्स, ठीक है। इसमें से किसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं होती? इसका सिंपल सा आंसर है लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स ऐसा ऑर्गेनेल्स है इसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं होती, क्योंकि देखो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, ये देखो ये होती है, एक ये होती है, देखो ये, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर में इनर मेम्ब्रेन, जिसको यहाँ पे क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक, क्रिस्टल बोलते हैं, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। और गोल्गी पाचन की भी मेम्ब्रेन होती है, ठीक, और प्लास्टिड्स की भी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। प्लास्टिड्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब क्या हो गया? प्लास्टिड्स, ठीक, तो इनकी भी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? अ सेल आर प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मैंने आपको उसमें पढ़ाया था उस चैप्टर में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो हाइपो मतलब देखो, हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा, ठीक है, हाइपो मतलब कम, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? सेल क्या करता है, ठीक है, सेल क्या होता है? स्वेल अप हो जाता है, यानी कि फूल जाता है, ठीक है, टर्जिल और सॉरी स्वेल अप हो जाता है, ठीक है, टर्जिल हो जाता है, ठीक। और ये अगर हाइपोटोनिक लिख देता है, यहाँ पे अगर हाइपर लिख देता, हाइपो लिख देता, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे हाइपो लिख देता, तो अब क्या होता है? सेल श्रिंक हो जाता है, यानी कि मुरझा जाता है, ठीक है, श्रिंक हो जाता है, ठीक। यहाँ अगर हाइपोटोनिक है तो श्रिंक होगा, अगर हाइपरटोनिक है तो सेल अप होगा। याद रखना ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या तो ये से वाला से हाइपोटोनिक दे देगा या फिर हाइपरटोनिक देगा, ठीक। सो आपका फिफ्थ वाला एमसीक्यू क्या है? मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। मेन डिफरेंस मैंने इससे पहले बताया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कि मेन डिफरेंस क्या होता है प्लांट और एनिमल में, कि अगर डिफरेंसेस कभी पूछ लिया तो मैंने बताया है कि प्लांट सेल का मेन डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। तो एनिमल सेल में क्या होता है? सेल वॉल नहीं होती, और प्लांट सेल में होती है, किसकी होती है? सेलुलोज की। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने उसी कराया था, ठीक। तो मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इसमें ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता है सेल वॉल नॉट एब्सेंट या फिर सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है, तो वो आप लगा सकते हैं, बट इसमें दूसरा ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। इसमें क्या है मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल में? क्या है? पहला क्या है? राइबोसोम्स। क्या राइबोसोम्स प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते, या फिर एनिमल्स में प्लांट्स में नहीं होते? दोनों में राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स, ठीक। थर्ड है लाइसोसोम्स एंड फोर्थ है ईआर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है, बट अगर आप थोड़ा अच्छे से सोचेंगे तो ये फीचर जो देख रहे हैं आप, बी वाला ऑप्शन क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल में होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके अंदर आपके पेरेंट्स का जीन ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। क्रोमोसोम से ही आप पैदा होते हैं, ठीक है। आपको जनरल इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि देखो एक होते, देखो मैंने पहले बताया था सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, तो वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या? आपको रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक। एंड 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर्स, ठीक। मेल या फीमेल्स 46 होते हैं, बट एंड अदर वेज, मतलब कि अगर एनिमल्स में देखें, यानी सपोज काऊ है या फिर डॉग है, सब में अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम में एक ही काम होगा, बट अलग अलग तरीके, किसी में 22 होंगे, किसी में 24 होंगे, ठीक, इस तरह से क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। बट इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग में, ठीक, 46 होते हैं, ठीक है। बट इन सम कंडीशन, जैसे कि कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, जैसे कोई बीमारी के डाउन सिंड्रोम, क्लिन-फिट सिंड्रोम, ठीक, इन सभी का होता है क्रोमोसोम घट जाता है, बट उतना हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक। तो सो देखो इसमें क्या मेन डिफरेंस क्या है आपका? क्रोमोसोम, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम सिर्फ एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में नहीं होती, याद रखना, ठीक है। बाकी लाइसोसोम्स भी प्लांट्स में होते हैं, ईआर भी होते हैं, ठीक। फिर 6th क्वेश्चन आपका क्या है? हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल? मैंने जब पहले पढ़ाया था कि फूड, मतलब मैंने पहले एक क्वेश्चन में कराया था एमसीक्यू का, उसमें मैंने बता दिया आपको कि कौन साइंटिस्ट है जो उन्होंने पहला लिविंग सेल ढूंढा था, ठीक है, उनका नाम क्या है? एंटोन लीवेनहॉक, ठीक है। बट अगर पूछ लिया आपसे हु डिस्कवर्ड सेल, तो उसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। एंड हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, उसका आंसर क्या होगा आपका? एंटोन लीवेनहॉक, ठीक है। एंड हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, उसका आपका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन। इसी से तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें याद रखना, बट मेजरली मुझे लगता है क्वेश्चन कौन सा आएगा? हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, ठीक। फिर आपका 7th एमसीक्यू क्या है आपका? व्हिच सेल ऑर्गेनिज्म इज नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, ठीक है। मैंने इससे पहले क्या बनाया था आपको? व्हिच ऑर्गेनिज्म इज नॉट बाउंडेड डबल मेम्ब्रेन, बट इसमें सिंपल सा पूछ लिया कि कौन सा मेम्ब्रेन ही बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, यानी किसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होती, या डबल मेम्ब्रेन छोड़ो, यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन भी नहीं है, ठीक है। इसमें कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। इसमें क्या पहला ऑप्शन राइबोसोम, दूसरा है ईआर, तीसरा था न्यूक्लियस, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या राइट होगा? राइबोसोम्स, ठीक है, क्योंकि ईआर में भी होती है, मैंने बताया था आपको ईआर में वो है डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। न्यूक्लियस में भी यहाँ तक की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ राइबोसोम्स जो होते हैं उसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि उसमें सिंगल मेम्ब्रेन भी नहीं होती, ठीक, यानी कि उसमें मेम्ब्रेन होती ही नहीं, ठीक। तो राइबोसोम्स का आंसर हो जाएगा, ठीक।
लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इसमें और भी आ सकता है, जैसे कि किसमें आप देखो मैंने इसमें पूछा नॉट पे, ठीक है, तो ये मैं हटा दूं, इसमें मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो इसमें राइबोसोम्स दे देगा, ठीक है, और अभी ऑर्गेनेज दे देगा, तो उसमें आप न्यूक्लियस कुछ भी रहेगा उसमें लगाओगे, ठीक। यहाँ पे नॉट पे बना दिया, वहां पे हो सकता है नॉट हटा दे, ठीक। तो यही इस पे क्वेश्चन बनेगा और ज्यादा कुछ बनेगा नहीं, ठीक। और 8वां क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नर्व सेल है, मसल सेल है, लीवर सेल, सर ये लीवर लिखा है, ठीक है, लीवर सेल, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, नर्व सेल, ठीक। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा होता है नर्व सेल, उसमें कौन सा होता है, न्यूरॉन, जो कि आप आगे पढ़ोगे या फिर मैंने पढ़ाया, आई थिंक सो मैंने पढ़ाया है न्यूरॉन के बारे में, मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया था उसका। तो नर्व सेल जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, लॉन्गेस्ट होती है ह्यूमन बॉडी में। बट सपोज करो आपको ह्यूमन बॉडी नहीं दिया, लॉन्गेस्ट सेल पूछ गया, तो लॉन्गेस्ट सेल किसका होता है, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, ठीक। अगर ह्यूमन बॉडी नहीं दिया, बट अगर ह्यूमन बॉडी दिया तो कौन सा होगा आपका, नर्व सेल, ठीक। फिर 10th आपका एमसीक्यू क्या है आपका, नेम द प्रोसेस दैट रिक्वायर एनर्जी प्रोवाइडेड बाय एटीपी, ठीक है। ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें कि एनर्जी मतलब रिक्वायर होती है टू प्रोवाइड एटीपी। एटीपी फॉर्म एनर्जी मैंने बताया था स्टोर होती है आपके बॉडी में, ठीक है। एटीपी पहले एडीपी रहेगा, फिर एटीपी बनेगा, यानी एटीपी मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की स्टोर मतलब आपकी एनर्जी, कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें आपकी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आपका एक्टिव हो। एक चीज मैं बताता हूँ, ट्रांसपोर्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव, ठीक है, और एक होता है पैसिव, ठीक है। एक्टिव पैसिव ये मत समझ लेना डायरेक्शन वाला, ठीक है, इंग्लिश वाला नहीं है। एक्टिव का क्या होता है, जिसमें एनर्जी आपकी लगती है, ठीक है। पैसिव वो होता है जिसमें एनर्जी नहीं लगती है, ठीक। तो एक्टिव हमेशा याद रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही एनर्जी रिक्वायर होती है, पैसिव में नहीं होती, ठीक। सो व्हाट इज, फिर आपका शॉर्ट पे आ जाता है, ठीक है। यही एमसीक्यू मैं 10 जो एमसीक्यू बताया हूं आपको, इसी में से क्वेश्चन अगर आएगा एमसीक्यू तो इसी में से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये पूरा मतलब एक चैप्टर तो पेपर बनेगा नहीं, ठीक है, पूरे चैप्टर्स आपके बनेगा, ठीक। तो अगर एमसीक्यू एक चैप्टर से 2-2 भी डालेंगे, ठीक, तो आपके इसी में से कुछ 2 क्वेश्चन आ जाएंगे एमसीक्यू, ठीक। बट आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। सो देखते हैं हम इसका शॉर्ट्स देखते हैं, 5-6 शॉर्ट्स है, बस इतना याद करना है कि 15-20 क्वेश्चन एक चैप्टर के लिए आई थिंक इनफ होते हैं, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन आपको बनेगा, श्योर एंड गारंटेड मैं बोल रहा हूँ, इसी में से क्वेश्चन आपका बनेगा 9th का, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। सो देखो न्यूक्लियस कंट्रोल्ड, देखो यहाँ पे मैं डिफिनेशन हो सकता है यहाँ पे अलग लिखा हो थोड़ा सा, ठीक, बट मैंने जो आपके नोट्स में डिफिनेशन लिखवाए हैं, ठीक है, वो भी एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगर आप उसको भी इंपॉर्टेंस की जगह पे लिख के आ जाते हो न्यूक्लियस के, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हो सकता है थोड़ा अलग हो, क्योंकि मैंने अपने से लिखे हैं थोड़ा और डाल के, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा अलग हो, ठीक है। बट कोई चिंता लेने की बात नहीं है, आप वहां से भी लिख सकते हैं, ठीक। न्यूक्लियस कंट्रोल द सेंटर ऑफ सेल, कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपका, डीएनए, ठीक है। दैट रेगुलेट्स द सेल फंक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो कि सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है, ग्रोथ को करता है और रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक। इट डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस बाय कंट्रोलिंग आरएनए प्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस, ये प्रोटीन लिखा है, ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस करता है बाय कंट्रोलिंग आरएनए प्रोडक्शन, ठीक है। आरएनए प्रोडक्शन के लिए कंट्रोल इससे प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है, ठीक। ये आपका हो गया। सो सेकंड शॉर्ट आपका क्या है कि ड्रा अ वेल, देखो ये शॉर्ट और लॉन्ग मैंने दोनों इसमें कंबाइन कर दिए, ठीक है। तो ये देखो मेरे ख्याल से देखो ये लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आएगा। शॉर्ट में मुझे तक जहां तक उम्मीद है शॉर्ट में आएगा भी तो इसका हाफ पार्ट आएगा, मैं बता दूं कहां तक आएगा। ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। पहले तो ये क्लियर कर लो, या तो एनिमल का आएगा एक ही आएगा, या फिर एनिमल का आएगा या फिर प्लांट का आएगा, ठीक है। और इतना जो क्वेश्चन है यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन अगर आया तो सपोज करो शॉर्ट्स में आएगा, ठीक है, शॉर्ट में, क्योंकि लॉन्ग में नहीं आएगा, ठीक। अगर यहाँ तक का क्वेश्चन आया तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स में आएगा, ठीक। बट अगर उसके बाद लिख दिया, अगर सपोज करो ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ प्लांट, ठीक, एंड डिफाइन द क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल इन द लेबल डायग्राम, ठीक है, यानी कि एक पहले तो आप अपना एक प्लांट या एनिमल का डायग्राम बनाओ, ठीक है, अच्छा सा उसको लेबल करो कि कौन कौन सी चीज कहाँ है। आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा डायग्राम है, ठीक है, उसको लेबल करो। फिर उसमें सब उसको आपने क्लोरोप्लास्ट लेबल किया है और वैक्यूल लेबल किया है, मतलब बहुत सारी चीजों में, तो उसमें पूछ लेगा डिफाइन, मतलब उसमें जो आपने लेबल किया है क्लोरोप्लास्ट वो क्या होता है और वैक्यूल क्या होता है, ठीक है, इसका
डिफिनेशन लिखो, मतलब डिफिनेशन मतलब एक अच्छा सा प्रॉपर डिफाइन करो। अगर यहाँ तक आया क्वेश्चन तो सपोज करो ये लॉन्ग में ही आएगा, ठीक है, ये लॉन्ग का ही क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन लॉन्ग में ही आएगा, ठीक है। वही सेम चीज मतलब एनिमल सिस्टम में भी आ सकता है कि डिफाइन गोल्गी पार्ट्स एंड न्यूक्लियस, ठीक है। अगर यहाँ तक का क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग का रहेगा, यहाँ तक आएगा तो शॉर्ट्स का रहेगा, ठीक है। और इसका मैंने क्यों नहीं आंसर लिखा, क्योंकि मैंने आपके प्रीवियस वाले वीडियो जो मैं इसका मतलब मैंने इसको चैप्टर को पढ़ाया था तो उसमें मैंने अच्छे से इसको मतलब बताया सब कुछ, ठीक है। तो इसका सिंपल डिफिनेशन है और जो डायग्राम है अगर मैं यहाँ बनाने जाऊँगा तो बहुत एक पूरा बोर्ड वही ले लेगा, ठीक। तो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है, उसको देख लेना, ठीक है, अच्छे से देख के जाना, ठीक है। और ये सब डिफिनेशन है सिंपल सी, आप प्रीवियस वाले वीडियोस के बाद देख लेना। 1 घंटे का लेक्चर है, मेरे ख्याल से 40 मिनट का लेक्चर है, उसमें आपको पूरा वन शॉट क्लियर हो जाएगा, ठीक। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। ये पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पहले तो आप ये लिख लेना, ये आधा क्वेश्चन में बता आंसर जो है ये आधा लिखा है, ठीक है। पहले तो आप माइटोकॉन्ड्रिया डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है, कि इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स एंड व्हिच प्रोवाइड एनर्जी थ्रू द एटीपी, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एटीपी एंड दिस फॉर्म, ठीक है। अच्छे से एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेना माइटोकॉन्ड्रिया के। उसके बाद क्या लिखोगे आप, फिर यहाँ से लिखो, ठीक है, क्या, बिकॉज, फिर उसके बाद यहाँ का आंसर लिखोगे, बिकॉज देखो व्हाई इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी, देखो कैसे लिखोगे, पहले माइटोकॉन्ड्रिया का डेफिनेशन लिखा, ठीक, फिर ये लिखा बिकॉज, फिर देखो माइटोकॉन्ड्रिया का डेफिनेशन लिखने के बाद क्या लिखोगे, इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज, ठीक, इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज, देखो यहाँ से लिखना, इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज they produce energy for the cell in the form of ATP and also responsible for cellular respiration, ठीक है। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि ATP प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ATP प्रोड्यूस हमको एनर्जी देता है, इसीलिए किसको क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ सेल। यानी कि से आपको घर पे लाइट आती है तो वो कहाँ से आती है, पावर हाउस आती है, ठीक है। तो पावर हाउस से लाइट आती है तो वो आपका क्या होगा, पावर हाउस क्या, ठीक है, जहाँ से लाइट आती है आपको, ठीक। तो इसीलिए क्यों आ रही है आपको, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है हमको, ठीक है। और रिस्पांसिबल किसके लिए होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए भी ये रिस्पांसिबल होता है, ठीक। क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो पहले आप एक अच्छे से टेबल बनाएंगे, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, एक तरफ लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल, पूरा लिखना प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक, मेरी तरह नहीं प्रोकैरियोटिक लिख दिया यूकैरियोटिक लिख दिया, ठीक। उसके बाद एक लाइन खींचेंगे इधर से, ठीक, एक लाइन तरफ खींचेंगे, ठीक। फिर उसके बाद ऐसे से डॉट डॉट करके आप पॉइंट लिखना, ठीक है। और ये नहीं कि मैं थोड़ा सा, मेरा बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा रहा तो मैंने थोड़ा सा नीचे रह गया, थोड़ा ऊपर रह गया, बट एक लाइन में लिखना। इस लाइन में अगर सपोज करा आपने ये लिखा है पॉइंट, तो इस लाइन में ही ये पॉइंट भी लिखना है, ठीक है, उसके सामने, ठीक। इस लोग ऐसे लिखोगे, ठीक है, इट्स साइज इज 0.5 to 5 नैनोमीटर, सॉरी माइक्रोमीटर डायमीटर होते हैं, ठीक है। इसकी साइज कितनी होती है, 0.5 से लेकर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर होती है, ठीक है, ये डायमीटर लिखा है, ठीक। दूसरा का इसकी साइज कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर डायमीटर, ठीक। इसका भी इसे लिखोगे, इट्स साइज इज 1 माइक्रोमीटर डायमीटर, ठीक। फिर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। फिर क्रोमोसोम्स एब्सेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे होते हैं मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक। सेल डिवीजन बाय सिंपल फिजन, सेल डिवीजन किसके थ्रू होता है, सिंपल फिजन के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें सेल डिवाइड बाय द मेयोसिस एंड माइटोसिस, ठीक। इसमें सेल मेयोसिस और माइटोसिस कुछ नहीं होता प्रोकैरियोटिक में, और इसमें क्या होता है, मेयोसिस, फिर इसमें मेयोसिस और माइटोसिस थ्रू मतलब सेल डिवाइड करता है, इसमें किसके द्वारा डिवाइड करता है, फिजन के द्वारा, ठीक, सिंपल फिजन थ्रू डिवाइड करता है, ठीक है सर। सो यही आपका है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। और जैसे मैंने बताया एक क्वेश्चन लिखने का भी तरीका होता है, अब उसी वे में अगर क्वेश्चन लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और यही आप इसको लिख देना और ऐसे एक वे में लिखना, ठीक, ये नहीं कि इधर उधर करके लिखा, ठीक है, तो उसमें नंबर काटते हैं, ठीक। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है इसका नाम क्या है आपका, देखो, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड डिस्क्राइब इट, ठीक है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपका समझना लॉन्ग में आएगा, क्योंकि एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का ड्रॉ करना है हमको और उसको डिस्क्राइब करना है, कि जो कि आपके न्यूक्लियस का लेबल करेंगे आप, उसको को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो पहला काम आप क्या करेंगे, न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ठीक। उसके बाद इसको लेबल करेंगे, देखो ये जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक। ये जो आपको बीच में दिख रहा है, ये देखो
मतलब पूरा भरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसके अंदर जो ये फ्लूइड है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर देखो ये गैप गैप स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें फ्लूइड्स होते हैं कुछ, ठीक, भरा होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक। और ये जो आउटर लेयर है, ठीक है, ये जो मोटी मोटी लेयर है, इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये इसका आपका, इससे पहले मैंने बताया था कि कौन कौन से मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होते हैं, तो देखो उसमें मैंने बताया था कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक। तो देख लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक। तो फिर आप क्या करेंगे, पहले इसको लेबल कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक पॉइंट करके लिखेंगे, फर्स्ट ऐसे लिखेंगे, ठीक है, पहले आगे, फिर इसका लिखेंगे इसे पहले क्रोमैटिन, फिर उसको एकदम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी, इसलिए मैंने सीधा मतलब वो लेबलिंग की, उसके नीचे इसका आंसर लिख दिया, ठीक है। बट आप उसको ऐसे से काउंटर में लिख के लिखेंगे पॉइंट्स में, तो ज्यादा बेटर आपको नंबर मिलेगा, ठीक। तो देखो क्रोमैटिन क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉइल नेटवर्क एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एंड इट मेड अप ऑफ डीएनए व्हिच रिस्पांसिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस, ठीक है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मतलब एक जीन से दूसरे जीन तक ट्रांसफर करना इंफॉर्मेशंस को, ठीक है, यानी कि जीन्स ट्रांसफर करना है, स्टोरेज करना है जीन्स का, ठीक है, वही काम क्या करता है? डीएनए करता है, ठीक है। तो ये आपका क्रोमैटिक का डिफिनेशन हो गया। फिर बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म की, ठीक, यानी कि जो ये फ्लूइड्स हैं, ठीक, फ्लूइड, ठीक, इट इज अ होमोजेनियस एंड ग्रैनुलर डेंस फ्लूइड, ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। ये एक होमोजेनियस और ग्रैनुलस यानी कि छोटे-छोटे, इसके अंदर भी दाने टाइप के ग्रैनुल्स होते हैं, ठीक है। फ्लूइड है, डेंस फ्लूइड है, गाढ़ा फ्लूइड होता है, ठीक, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक। फिर ये है आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। इसका क्या होता है? इट इज अ मोर और लेस राउंड स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। ये थोड़ा या फिर बहुत ज्यादा राउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या कंटेन करता है? इसके नीचे और लिख देना, इनसाइड न्यूक्लियस एंड कंटेन आरएनए। कंटेन क्या करता है? मतलब ये आरएनए को कैरी करता है, ठीक है, कंटेन आरएनए, ये आरएनए करके एंड कंटेन आरएनए, ठीक है, न्यूक्लियस एंड कंटेन आरएनए, आरएनए को ये कैरी करता है, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये वाला चीज क्या है आपका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन व्हिच सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस लिखा है, मैं यहां से लिख देता हूं आगे, ठीक है, ठीक। ये सेपरेट करता है, किसको सेपरेट करता है? ये यहां मैं लिख देता हूं, न्यूक्लियस को किससे करता है? फ्रॉम साइटोप्लाज्म, फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ठीक है, फ्रॉम साइटोप्लाज्म से ये सेपरेट करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपका लॉन्ग का एक आंसर हो गया। ये इस साल आएगा, मुझे लग रहा है इस साल आएगा, ठीक है, 9 का बहुत बार आया भी है, पीवाईक्यू है वैसा ही, ठीक है, ये पीवाईक्यू है, बहुत बार आया भी है, और ये क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आएगा, ठीक है। और कैसे लिखना है ये भी मैंने बता दिया कि आप पहले एक डायग्राम बनाओगे, उसको लेबलिंग करोगे, फिर उसके नीचे पॉइंट्स करके पहला लिखोगे क्रोमैटिन, फिर लिखोगे न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर जैसे जैसे लेबलिंग की आपने उस तरह से पॉइंट में लिख करके ऐसे एक लाइन खींच के ब्लैक पेन से पहले इसको ब्लैक से हेडिंग डालना, सब ब्लू से आगे लिखना, ठीक। सो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक, योग सीरीज का, मतलब सॉरी योग सीरीज में बोल रहा हूँ, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि इस चैप्टर से कुछ बनेगा, ठीक। तो ये आखिरी क्वेश्चन क्या है? व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड वैगन सेल। और ये मेरी मानो गाइस, ये बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, मैं बताऊं ना आपको, पीवाईक्यू हर साल आता है, ठीक है, मान चलो आप 9 का मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू है ये कि व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड वैगन सेल। इसको मैंने चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें भी आपको बताया था, ठीक है, इसका पूरा डेफिनेशन भी लिखवाया था, ठीक। तो ये देख लो, ठीक है, बिकॉज लाइसोसोम्स आर लिंक्ड टू डेथ ऑफ सेल, इट कंटेन अ डाइजेस्टिव एंजाइम, एक डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है जिसका नाम क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम that digest waste products of cell body, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं सेल बॉडी की, उसको डाइजेस्ट करता है, और जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता उसको वो एनएस के थ्रू आउट कर देता है, ठीक है। एंड बट समटाइम दे आर रिलीजिंग एंजाइम्स, यानी कि कुछ मतलब कभी कभी जो उसका रिलीजिंग एंजाइम यानी जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो रिलीज करता है वो क्या करता है? डाइजेस्ट कर लेता है देयर ओन सेल, यानी कि अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है वेस्ट प्रोडक्ट समझ के, ठीक। सो दैट digest their own cells, so that lysosomes are called suicide vega cell.
इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइड वे का सेल बोलते हैं, क्योंकि इसकी एंजाइम्स जो होते हैं वो इतना मतलब खतरनाक होते हैं, ठीक है, एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो वेस्ट प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करते हैं, बट कभी कभी वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सुसाइड वे का सेल बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और इसके क्वेश्चन मैंने जितने भी कराए 15-16 क्वेश्चंस, वो आपको बता दो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस साल आएंगे ही आएंगे, उसमें से 5-6 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मान चलो, ठीक है, एक चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन मान चलना, और यही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, 1-2 महीने में एक बार आपका एग्जाम होगा, ठीक, तो मैं बस कहूंगा इतना कि इसको कर लो, इस सीरीज में जो जो वीडियो आ रही है इस सीरीज की, आप उसको पूरा देखो। एंड अगर आपके पास टाइम है, वैसे तो आपके पास अभी भी टाइम है, ठीक है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस जो मैंने इस चैप्टर की पढ़ाई हैं 40 मिनट्स या फिर 50 मिनट्स की होंगी, 1 घंटा का भी समय नहीं लगा उसमें आपको बेस्ट वीडियोस मिल जाएंगे इसके ऊपर, ठीक। तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो, एक रिवीजन के थ्रू देख सकते हो, या फिर उससे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर वो देख के आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि यार हम तो जो उसमें पढ़े हैं वही सब सारे क्वेश्चन इसमें हैं, ठीक। तो वहां देख सकते हो आप, और इसको भी ये सीरीज तो देख के ही जाना, ठीक है, एग्जाम में अगर बैठना तो ये सीरीज देख लेना, एक क्वेश्चन इसको याद कर लेना, ठीक। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा गाइस तो लाइक कर देना, ठीक।